बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये हम लोग स्टार्ट नहीं मतलब आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। जो दो इंडस्ट्रीज हम लोगों ने पढ़ ली थी, कौन कौन सी थी हमारे पास? इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री। तो आज हम इन दोनों इंडस्ट्रीज के बाद से स्टार्ट करेंगे। जो हमारे पास ग्लास इंडस्ट्रीज हैं हम उनकी तरफ जाते हैं, ठीक है। पहले ग्लास इंडस्ट्री को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा, ग्लास है क्या आप लोगों के पास? ग्लास इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल सिलिकेट। आर्टिफिशियल का मतलब बनाया हुआ, यानी कि ह्यूमन ने उसे बनाया है, नेचुरली वो मिलता नहीं है, ठीक है। इसे इंसान बनाते हैं। सिलिकेट्स का मतलब क्या है? आपके पास सिलिका की मौजूदगी, यानी सिलिका की मदद से आपके पास जो है वो ग्लास बन रहा है आर्टिफिशियल सिलिकेट्स की हेल्प से। यानी आर्टिफिशियल क्या मतलब? आप उसे खुद प्रिपेयर कर रहे हो, और सिलिकेट्स क्या है आप लोगों के पास? सिलिका। It is not a true solid because molecules are not arranged in a definite pattern. ये आपके पास एक true solid नहीं है। अगर ये solid होता तो शायद ये टूटता ना, ठीक है। तो ये एक true solid की फॉर्म में नहीं है, हार्ड शेप में नहीं है, because molecules are not arranged in definite pattern. क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उन पैटर्न्स में नहीं होते जिनमें सॉलिड को होना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट ग्लास इज अ सुपर कूल लिक्विड। इनफैक्ट ग्लास को कहते हैं हम सुपर कूल लिक्विड, ठीक है। ऐसा लिक्विड जिसको बहुत ही ज्यादा कूल्ड किया गया हो, दैट इज अ सॉलिड सोल्यूशन विदाउट क्रिस्टलाइजेशन। तो वो क्या कर ले? ऐसा सोल्यूशन फॉर्म कर ले, ऐसा सॉलिड सा सोल्यूशन फॉर्म कर ले, लेकिन उसके अंदर क्या हो? क्रिस्टलाइजेशन ना हो, यानी कि वो क्रिस्टल्स में कन्वर्ट ना हो, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि वो क्रिस्टल्स में बन जाएगा। अगर हम इसको जो है, जैसे अगर आप लोग कैरेमल फॉर्म करवाते हो, हार्ड से जो कैरेमल आप बनाते हैं टॉफी की फॉर्म में जो बनता है, उसे भी क्या किया जाता है? उसमें कोई ऐसा एजेंट ऐड किया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन को स्टॉप कर दिया जाता है, और वो एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर से बना लेता है, फ्लैट से स्ट्रक्चर बना लेता है सॉलिड। बट उसमें क्या होती है? क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती, वो एक कांच की तरह सा ही लगता है कैरेमल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है? ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, एक ऐसा लिक्विड है जिसे सुपर कूल किया गया है, एक सॉलिड सॉल्यूशन है जिसमें क्रिस्टलाइजेशन ना हो, ठीक है। ये आपके पास ग्लास का एक स्ट्रक्चर है। नॉर्मल ग्लास आपके पास इसी तरह से है, और ये क्रिस्टल्स की, इसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड होगा, सॉलिड्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये नॉर्मल सॉलिड नहीं होगा, और इसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती। टाइप्स ऑफ दी ग्लास, ग्लास की कुछ टाइप्स हैं आपके पास। हो गया एक ऑर्डिनरी विंडो ग्लास, यानी कि ऐसा ग्लास जो विंडो के लिए यूज हो रहा है। दूसरा आपके पास रिफ्रैक्टरी ग्लास, पायरेक्स ग्लास एंड कलर्ड ग्लास। ये आपके पास 4 एग्जांपल्स हो गई किसकी? ग्लास की। प्रोसीड टू द टाइप्स ऑफ ग्लास। सबसे पहले आ गया हमारे पास सॉफ्ट ग्लास। ऑर्डिनरी ग्लास जो हमारे पास विंडो ग्लास है वो है, और इसे सोडा ग्लास भी कहा जाता है। सोडा ग्लास क्यों कहा गया? अच्छा, ये मिक्सचर है आपके पास सोडियम सिलिकेट का, यानी कि ये जो आपके पास ग्लास है ये किससे बनता है? 2 चीजों के मिक्सचर से बनेगा। एक होगा आपके पास सोडियम सिलिकेट, और दूसरा होगा आपके पास कैल्शियम सिलिकेट। इन दोनों के मिक्सचर की वजह से जो ग्लास फॉर्म होगा आपके पास वो कौन सा होगा? सोडा ग्लास, या फिर ऑर्डिनरी सॉफ्ट ग्लास, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग सैंड, सोडा और सोडियम सल्फेट एंड लाइमस्टोन। ये बनेगा आपके पास किस सूरत में? जब आप हीट करेंगे सैंड को, सैंड यानी कि मिट्टी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है मिट्टी में मौजूद, SiO2, ठीक है। सैंड होगा, तब सोडियम कार्बोनेट सोडा होगा, इसको सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसीलिए इसका नाम सोडा ग्लास भी रखा गया है, क्योंकि इसे सोडा से फॉर्म किया गया है। 4 चीजों के मिक्सचर से जो है वो आप क्या बना सकते हो? सॉफ्ट ग्लास बना सकते हो, या फिर सोडा ग्लास बना सकते हो। कौन कौन से? एक हो गया सैंड, SiO2, दूसरा हो गया सोडा, Na2CO3। या तो Na2CO3 यूज करें, या फिर सोडियम सल्फेट यूज करें, Na2SO4। या तो सोडियम कार्बोनेट यूज कर लो, या सोडियम सल्फेट यूज कर लो, एंड लाइमस्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट को
हीट करेंगे। इन तीनों चीजों को मिलाकर हीट किया जाएगा फर्नेस के अंदर, भट्टी के अंदर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो क्या रिएक्शन होगा? देखो पहले आप इन्होंने क्या काम किया, सोडियम कार्बोनेट लिया, इसे किसके साथ रिएक्शन कराया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ यानी सैंड के साथ, और क्या बन गया, सोडियम सिलिकेट बन गया Na2SiO3। ये हो गया आपके पास सोडियम सिलिकेट, और क्या रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन्होंने यही रिएक्शन किसके साथ करवाना है, लाइमस्टोन के साथ। देखो लाइमस्टोन का भी रिएक्शन करवाया किसके साथ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ, तब भी क्या बना, कैल्शियम सिलिकेट बना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। या तो हम इन दोनों, फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों का मिक्सचर लेंगे, इन दोनों को जब कलेक्टिवली मिला देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, सोडा ग्लास बन जाएगा। देखो अब मैंने इन दोनों को क्या किया, डायरेक्टली मिलाया है, Na2CO3 कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हमने क्या काम किया, इन जो रिएक्शन हमने दो लाइनों में किया है, हमने इसे एक लाइन में कर दिया। यानी कि अगर आप इस तरह मेंशन करना चाहते हो तो आप इस तरह मेंशन कर सकते हो, अगर इस तरह मेंशन करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। सोडियम कार्बोनेट लिया, साथ कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को तीनों को फर्नेस में डालकर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया। क्या बनेगा, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ये रही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, और आपके पास बन गया Na2O, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, 6 मॉलिक्यूल ऑफ सिलिकेट। ठीक है, सैंड के मिलकर, तो ये कलेक्टिवली जो है वो इन दोनों को ही रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, आपके पास देखो सोडियम कितने हैं, 2 है, इधर भी सोडियम कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी हम अभी काउंट करते हैं कि कितनी बनी है हमारे पास। ओके, अच्छा यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 3, और ये हो गए 3, 6 हो गए ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन आपके पास ये आ गया, दूसरा ऑक्सीजन ये आ गया, सही। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, इन दोनों के मिक्सचर को अगर हम यहाँ मेंशन करते हैं एक साथ, तो हम क्या बना सकते हैं, ग्लास बना सकते हैं, कि हमारे पास ग्लास का था, और ये आपके पास ऑर्डिनरी ग्लास है जो विंडो पे यूज हो रहा है। आगे चलते हैं, कौन सी ग्लास है, रिफ्रैक्टरी पोटेशियम ग्लास। रिफ्रैक्टरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं, नॉट रिफ्लेक्ट। ठीक है, इनमें से लाइट पास की जा सकती है, इनके अंदर जो सोल्यूशन मौजूद है उनमें से लाइट पास हो सकती है, तो आप इनमें से क्या कहते हो, इन्हें रिफ्रैक्टरी ग्लास कह सकते हो, कि ये इजीली लाइट को पास होने में हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब रिफ्रैक्टरी पोटेशियम ग्लास इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द पोटैश और सोडियम कार्बोनेट। यानी कि हम क्या करें, अगर हम पोटैश को यूज कर लें, पोटैश क्या है आपके पास, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी पोटेशियम कार्बोनेट, या फिर आप इसको पोटैश यानी सोडियम पोटेशियम भी ले सकते हो, पोटेशियम और पोटेशियम कार्बोनेट का अगर हम ले लें इंस्टीड ऑफ सोडा, यानी कि जहां हमने सोडियम कार्बोनेट पीछे ऑर्डिनरी क्लास में सोडियम कार्बोनेट यूज किया है, ठीक है, उसकी जगह हम क्या ये ले लें, अगर हम पोटेशियम कार्बोनेट ले लें तो हम क्या बना सकते हैं, रिफ्रैक्टरी पोटेशियम ग्लास। ठीक है, बस क्या इसमें चेंज हो गया, सोडियम कार्बोनेट के बजाय वहां पर जो आपने सोडियम कार्बोनेट, सैंड और कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, ठीक है, तो वहां जो सोडियम कार्बोनेट आपने यूज किया है उसकी जगह आप क्या यूज कर लो, अगर पोटेशियम कार्बोनेट यूज कर लो तो आप क्या बना सकते हो, रिफ्रैक्टरी पोटेशियम ग्लास। तो ये इसके नाम से ही जाहिर हो जाएगा, आप जब लिखने बैठोगे तो आपको इसके नाम से ही अंदाजा हो जाएगा कि आप इसमें क्या यूज कर रहे हो, इंस्टीड ऑफ सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट यूज कर रहे हो। ठीक है, और ये किन किन की चीजों में हेल्पफुल होते हैं, ये अपैरेटस बनाने के लिए यूज होते हैं। सही, जितने भी किस्म के अपैरेटस आपके पास मौजूद है, स्लाइड्स का ग्लास होता है, उसके लिए आप रिफ्रैक्टरी पोटेशियम ग्लास यूज करते हो। इट इज यूज फॉर मेकिंग द केमिकल ग्लासवेयर्स, केमिकल ग्लासवेयर्स को बनाने में ये हेल्पफुल है। उसके बाद आ जाता है आप लोगों के पास पायरेक्स ग्लास। ये क्या है, पायरेक्स ग्लास इज अ बोरोसिलिकेट, यानी बोरोसिलिकेट का क्या मतलब होगा, बोरॉन होगा और साथ ही सिलिकेट होगा, बोरॉन का सिलिकेट मिक्सचर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग बोरॉन ऑक्साइड इन प्लेस ऑफ सम ऑफ द सिलिका। और इसमें क्या हो रहा है कि बोरॉन ऑक्साइड को यूज किया जा रहा है सिलिका के लिए। द ग्लास कैन विदस्टैंड सडन चेंजेस ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, ग्लास को जो है वो आप सडन टेम्परेचर देकर चेंज कर सकते हो, इस पे जो है वो टेम्परेचर इफेक्ट करेगा। इट एक्सपेंड्स ग्रेटली विद हीटेड, जब हम इसे हीट करेंगे तो ये ग्लास जो है पायरेक्स ग्लास एक्सपेंड होना शुरू कर देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दिस ग्लास कैन विदस्टैंड सडन चेंजेस ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ये टेम्परेचर पे इफेक्ट, टेम्परेचर का इस पे बहुत इफेक्ट होगा। अगर हम हीट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, अब पायरेक्स ग्लास की जो है वो थोड़ी सी एक पिक्चर है, ये देखें इस तरह से, तो हम इसमें अगर कोई चीज गर्म चीज ऐड करेंगे या इसे हीट करेंगे तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। ये कुछ कंटेनर्स हैं, ये भी ग्लास के बने हुए हैं, गर्म चीज डालने पे ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाते हैं। कलर्ड ग्लास,
colored glass is mixture is manufactured by adding certain transition metal oxides. Obviously ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो कलर शो करते हैं, ठीक है. ट्रांजिशन मेटल कौन कौन से होते हैं आप लोगों के पास? क्रोमियम, जिंक और आयरन, इसके अलावा कोबाल्ट, ये तमाम के तमाम आपके पास जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स आ जाते हैं, ठीक है. डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं. इनकी प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट्स के वो कलर शो करते हैं. सही. कलर ग्लास इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एडिंग सर्टेन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स, यानी कि हमने क्या किया, मेटल ऑक्साइड, ट्रांजिशन मेटल्स के ऑक्साइड को उन ग्लास की फॉर्मेशन में ऐड कर देंगे अगर हम, तो हमारे पास कलर उसी के मुताबिक का कलर शो होना शुरू हो जाएगा. फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड गिव्स लाइट ब्लू कलर, यानी कि जो कॉपर का अगर मैं ऑक्साइड डाल दूं, कॉपर क्या है? ट्रांजिशन मेटल है. इसका ऑक्साइड का मतलब कॉपर ओ, ठीक है. कॉपर ऑक्साइड गिव्स लाइट ब्लू कलर. ये कौन सा कलर देगा? लाइट ब्लू कलर देगा, ये वाला, ठीक है. कॉपर ऑक्साइड आपके पास कौन सा कलर दे रहा है? लाइट ब्लू कलर दे रहा है. कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है, कोबाल्ट COA, कोबाल्ट ऑक्साइड गिव्स डार्क ब्लू कलर. ये कौन सा कलर देगा आपको? डार्क ब्लू कलर शो करेगा. उसके बाद क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, ये आपके पास कौन सा कलर दे देगा? ग्रीन कलर. ग्रीन कलर यहाँ मौजूद है, देखें ग्रीन कलर्स डिफरेंट ग्रीन है, लाइट ग्रीन भी है, उससे लाइट भी है और उससे थोड़ा सा डार्क है. सही. तो आपके पास ये क्या है? ग्रीन कलर के शेड्स देगा. सिलिकॉन ऑक्साइड, सॉरी सेलेनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये दोनों है आपके पास. एक सेलेनियम ऑक्साइड होगा, दूसरा आपके पास, यानी सेलेनियम कौन सा है? SeO, सेलेनियम ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड ZnO गिव्स रेड कलर ग्लास. ये लाल कलर के जितने भी ग्लास हैं ये आपके पास क्या करेंगे? जिंक ऑक्साइड और सेलेनियम ऑक्साइड देंगे. क्यों आपको देंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स अगर देखो डार्क कलर है, लाइट कलर है, तो वो एडिशन पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी अमाउंट की क्वांटिटी उसके अंदर ऐड की गई है. अगर ज्यादा ऐड कर देंगे तो डार्क ज्यादा रेड कलर देगा, अगर कम ऐड कर देंगे तो वो आपको क्या करेगा? थोड़ा सा कम कलर देगा, लाइट में देगा. तो ये आपके पास इनके कलर्स हैं ग्लास के. अच्छा, एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम एचिंग का नाम देते हैं, ETCHING, एचिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिजाइंस और पिक्चर्स ऑन द ग्लास. ऐसे प्रोसेस को जिसपे हम क्या करें? ग्लास के ऊपर डिजाइनिंग करते हैं. जैसे हम लोग बहुत सारी जगहों पे ग्लासेस यूज करते हैं, उन पे डिजाइंस बने हुए होते हैं, ठीक है. तो वो डिजाइंस, उन प्रोसेस को कहते हैं कि आपके पास उस प्रोसेस को एचिंग का प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें आप क्या करते हो? ग्लास के ऊपर डिजाइनिंग करते हो, ठीक है. वो प्रोसेस एचिंग कहलाता है, ठीक है. ये डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी. इंपॉर्टेंट ग्लास फैक्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ग्लास की कौन कौन सी फैक्ट्रीज जो है वो पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट है. एक तो हो गया इंडस ग्लास वर्क्स, हैदराबाद में है. टोयो नासिक ग्लास फैक्ट्रीज लाहौर, ये बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो मोस्टली हर घर में पाए जाते हैं. ये ग्लासेस हार्ड ग्लास है और क्रॉकरी बनाने में हेल्पफुल है. ख्वाजा ग्लास वर्क्स खैबर पख्तूनख्वा में है, ठीक है. अब आ जाइए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, वो हमारे पास है रयान, ठीक है. रयान जो है हमारे पास फाइबर्स इंडस्ट्री में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है. फाइबर इंडस्ट्री यानी फाइबर्स आप लोगों को पता है कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री, वूल इंडस्ट्री, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? रुई को डिफरेंट कपड़े के स्टाइल में कन्वर्ट करते हैं, सही. और वो किस तरह होता है? आपके पास सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं. ये फाइबर की एक टाइप है रायन, सही है. तो सिंथेटिक फाइबर्स का मतलब क्या होता है? वो फाइबर जो आप सिंथेसाइज कर रहे हो लेबोरेटरी के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है. तो सिंथेटिक का मतलब होता है, सिंथेटिक का मतलब होता है बनाने वाला, सेल्फ बनाने वाला या आर्टिफिशियल. मैन मेड पॉलीमर, जो ह्यूमन बना रहे हो या इंसान बना रहे हो ऐसे पॉलीमर विच कंसिस्ट ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म बाय लिंकिंग टुगेदर मेनी स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड द मोनोमर्स. ये हम लोग क्लास में पॉलीमर्स की बात डिस्कस कर चुके थे स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स मोनोमर्स मिलकर क्या करते हैं? एक पॉलीमर कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है. इसी तरह के स्मॉल यूनिट्स मिलकर सिंथेटिक फाइबर के अंदर भी कुछ ऐसे आपके पास
स्मॉल यूनिट्स हैं जो कंटिन्यूसली मिलते हुए एक लॉन्ग चेन फाइबर बना रहे हैं, एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उसकी मदद से क्या हो रहा है, आपके पास एक नया जो है वो कपड़ा बनता चला जा रहा है, फाइबर कंस्ट्रक्ट होता चला जा रहा है। तो इसीलिए जो इंसान बना रहे हैं तो हमने इसे सिंथेटिक फाइबर का नाम दे दिया है। ये कुछ एग्जाम्पल है, देखो ये इन्होंने जो है वो रायन का बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि रायन कपड़ा एग्जैक्टली होता कैसा है, इस तरह से शाइनी है और जो है थोड़ा सा ना सिल्की टाइप है। तो ये रायन की एग्जांपल है सिंथेटिक फाइबर में। अब रायन की जो डिस्कवरी है वो किस तरह होती है, डिस्कवर्ड बाय द फ्रेंच साइंटिस्ट कार्डोनेट, इन्होंने जो है डिस्कवर किया था रायन को सबसे पहले इन 1884 में इन्होंने डिस्कवर किया द synthetic fiber which are manufactured from the cellulose are known as rayon। अब ये सेलुलोज से बनाया जा रहा है। सेलुलोज कहाँ मौजूद होता है, प्लांट के अंदर मौजूद होता है, प्लांट की सरफेस के ऊपर मौजूद होता है, जो प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है एक्सटर्नल चीजों से, ठीक है। ये एक प्रोटेक्शन और कवरिंग लेयर है, प्लांट की लीव्स की अपर सरफेस में मौजूद होती है। शाइनी सा होता है प्लांट का अपर का लीव जो होता है, जो शाइन होती है, अगर उस पर वाटर ड्रॉपलेट पड़ा हो तो जरा देखिएगा कि वो बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि मतलब स्मूथ सरफेस है, बहुत क्लियर सरफेस है और बहुत ज्यादा स्लिपरी होती है सेलुलोज, ठीक है। तो वो प्लांट की प्लांट में लीव की ऊपर वाली साइड पे मौजूद होता है, ठीक है। अब ये वहीं से सिंथेसाइज किया जाता है। बहुत सारी और चीजें हैं जहां से ये रायन सिंथेसाइज किया जा सकता है। मेन जो आती है वो सेलुलोज से मिलता है। अब सेलुलोज बहुत सारी जगहों पे मौजूद होते हैं, स्पेशली मैंने आपको बता दिया प्लांट में होता है, प्लांट के लीफ के ऊपर वाले हिस्से पे। एग्जाम्पल ऑफ रायन्स आर सेलुलोज एसीटेट। अब वो किन किन फॉर्म में मौजूद होगा, या तो वो सेलुलोज एसीटेट की फॉर्म में मौजूद होगा, या वो नाइट्रोस सेलुलोज की फॉर्म में मौजूद होगा, क्यूप्रासिल की मौजूदगी में होगा, या विस्कस रायन, ठीक है। ये आपके पास 4 एग्जाम्पल्स आ गई हैं रायन की। आहिस्ता आहिस्ता इन्हें डिस्कस करते हुए चलते हैं। देखो ये सिल्क वर्म है, सिल्क वर्म पता है आप लोगों को, रायन जो है वो आपके पास क्यूप्रा सिल्क कह सकते हैं। ये सिल्क वर्म एक जो है वो कीड़ा है जो क्या बना रहा होता है, सिल्क बना रहा होता है। एग्जाम्पल्स टू सिल्क में भी आपके पास क्या होती है, शाइन होती है। शाइन रिप्रेजेंट करती है कि वो सेलुलोज से मिलकर बन रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है ये सेलुलोज की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो हमने इसे जो है वो आपकी एग्जाम्पल दिखाने के लिए यहाँ पर देखो सिल्क की फॉर्मेशन हो रही है। ये आपके पास कीड़ा है, ठीक है, सिल्क वर्म है जो क्या कर रहा है, अपने इर्द गिर्द इसका जाल बन रहा है सिल्क का। अब टाइप पे आ जाओ, विस्कस रायन क्या होता है स्टूडेंट्स। विस्कस रायन आपके पास इज अ टाइप ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क, सही है, एक आर्टिफिशियल सिल्क है जो ह्यूमन बना रहे हैं, विच इज चीपर देन सेलुलोज एसीटेट सिल्क, जो कि ऑब्वियसली सेलुलोज एसीटेट सिल्क से चीपर होगी क्योंकि वो इंसान बना रहा है, ठीक है। जो चीज अल्लाह ताला बना रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू इंसान, ठीक है। इंसान को अगर देखा जाए तो वो क्या है, छोटी छोटी चीजों से देखकर तो बना रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं और बहुत सारी उसमें जो है वो खासियत रखी है, ठीक है। तो इंसान में कहीं ना कहीं रह जाती हैं मिस्टेक्स, परफेक्टली वो कोई चीज नहीं बना सकता। तो ये चीपर है सेलुलोज एसीटेट सिल्क के मुकाबले में, जो हमें वर्म से मिल रहा है या जो हमें प्लांट से मिल रहा है, जो नेचुरल चीजें मिल रही हैं उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो विस्कस रायन जो है वो चीपर है, ठीक है। Viscous rayon is manufactured from the cellulose which is when it is digested with the sodium hydroxide solution। Viscous rayon कैसे मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, सेलुलोज से तो बनाया जा रहा है। अब कैसे, जब हमने क्या किया, सेलुलोज को डाइजेस्ट करवा दिया, ये डाइजेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, डिसॉल्व करवा दिया विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ व्हेन कार्बन डाइसल्फाइड इज पास थ्रू दिस सोल्यूशन। अब क्या हुआ, कार्बन डाइसल्फाइड को इसी सोल्यूशन के अंदर से पास किया गया। अब मिक्सचर ऑफ द सोडियम सेलुलोज ज़ैंथेट इज फॉर्म। तो एक मिक्सचर बन गया, ठीक है, सोडियम सेलुलोज ज़ैंथेट का एक मिक्सचर बन गया। 3 चीजें ली, कौन कौन सी, सेलुलोज लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लिया, इसके अलावा क्या चीज ली, कार्बन डाइसल्फाइड लिया। ये लेने के बाद क्या काम हुआ, एक डाइसल्फाइड को क्या किया, इन दोनों मिक्सचर्स में से पास करवाया जब, तो आपके पास क्या चीज बनी, अ मिक्सचर ऑफ द सोडियम सेलुलोज ज़ैंथेट का एक मिक्सचर बन गया विच इज सोल्यूबल इन NaOH। जो मिक्सचर आपके पास बना है, अब इसको क्या किया, सोल्यूबलाइज किया
NaOH के अंदर, तो एक नया फाइबर या एक नई चीज बन गई, वो क्या हो गई, विस्कस रायन फॉर्म हो गया। एक विस्कस रायन का मतलब एक ऐसा सिल्क फॉर्म हो गया जो क्या है, विस्कस इन नेचर है। अच्छा, इसका नाम विस्कस क्यों रखा गया है, ड्यू टू इट्स वेरी हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका नाम विस्कस रायन के नाम से पड़ गया। ये ऐसा रायन है जो भारी होगा, इसका कपड़ा भारी होगा, जो इसकी वजह से जो कपड़ा बन रहा है वो आपके थोड़ा थिक होगा, थोड़ा भारी उसमें आ जाएगा, ठीक है। ऐसी सिल्क जो ज्यादा भारी होगी, सही है। तो अब आप उस तक पहुंच जाएंगे कि सिल्क जो है वो भारी की सूरत में होगी कि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए वो भारी है, और वो कौन सी होगी, विस्कस रायन के नाम से होगी। ये एक स्ट्रक्चर है, देखो इसमें क्या क्या चीजें ऐड कर आई हुई हैं। इसमें हम लोगों ने क्या लिया हुआ, सेलुलोज का स्ट्रक्चर लिया हुआ, एक तो यहाँ बन गया सेलुलोज, ROH, ठीक है। ये सेलुलोज का जर्नल स्ट्रक्चर है, R लॉन्गेस्ट चेन होगी, ठीक है। ये जो R बना हुआ है यहाँ पर, ये बहुत लॉन्ग चेन होगी, इसीलिए इसको सेलुलोज कहा है। सेलुलोज बहुत लॉन्गेस्ट चेन होती है R ग्रुप्स की। उसके बाद कार्बन सल्फाइड रखा हुआ है, CS2, ठीक है, कार्बन सल्फाइड और NaOH, ये तीन चीजें ली थी। अब तीन चीजों के बाद एक नई चीज बन रही है, वो क्या नाम था उसका, सोडियम सेलुलोज ज़ैंथेट। इसको सोडियम सेलुलोज ज़ैंथेट भी कहेंगे, और क्या कहेंगे, विस्कस रायन कहेंगे। सोडियम सेलुलोज में क्या बन गया, कार्बन के साथ यहाँ सल्फाइड ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, दूसरा जो है आपके पास क्या लगा है, सल्फाइड के साथ सोडियम आके लग जाएगा और OR आके लग जाएगा, ठीक है। अब इस कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट, देखो तीन बने हुए ना, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड किसके साथ होगा, इस वाले सल्फाइड के साथ यहाँ पर इसका डबल बॉन्ड मौजूद होगा, प्लस वाटर, ठीक है, सोडियम सेलुलोज ज़ैंथेट। आई थिंक सो पिक्चर जो है वो आप जब उसमें जूम क्लास पे देखोगे तो आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद अब इसका एक जर्नल आगे चलते हैं। नायलॉन 66 के नाम से एक और रायन का सिल्क है, यानी एक और ऐसा फैब्रिक है जो नायलॉन 66 के नाम से है। अच्छा, नायलॉन बनता कैसे है, नायलॉन 66 इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ हेक्सामिथाइलीन डाइअमाइन। सही है, नायलॉन 66 जो है वो आपके पास एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स और दूसरे होते हैं एडिशनल पॉलीमर्स, ठीक है। दो तरह के होगा, कौन कौन से, कंडेंसेशन पॉलीमर और दूसरे होते हैं एडिशनल पॉलीमर्स। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ दी वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन या ऐसे मोनोमर्स जो हैं वो आपस में मिले और क्या हो, उनमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए। जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। एडिशन पॉलीमर का क्या मतलब होता है, उसमें से कोई वाटर नहीं निकलता, कोई एलिमिनेशन नहीं होती, बस वो डायरेक्टली ऐड होते चले जाते हैं। नायलॉन 66 इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ हेक्सामिथाइलीन डाइअमाइन, यानी कि जो पहला मोनोमर लिया गया है वो कौन सा है, हेक्सामिथाइलीन डाइअमाइन या 1,6 डाइअमीनो हेक्सेन। तो ये हो गया आपके पास हेक्सामिथाइलीन डाइअमाइन। यहाँ पर जो हो गया वो पहला आपके पास क्या चीज आ गई, हेक्सामिथाइलीन डाइअमाइन। देखो हेक्सामिथाइलीन डाइअमाइन पे चलते हैं। पहली जो चीज आ गई वो हो गई हेक्सामिथाइलीन डाइअमाइन। मिथाइलीन ग्रुप आपको पता है क्या होगा, CH2 को मिथाइलीन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। CH2 को मिथाइलीन ग्रुप कहते हैं। तो वो कितने मौजूद है, हेक्सा यानी कि 6 मिथाइलीन ग्रुप हो गए। ये दिख रहा है आपको CH2 6, तो यानी कि जो आपके पास मिथाइलीन ग्रुप्स हैं वो 6 हैं। हेक्सामिथाइलीन डाइअमाइन यानी कि अमाइन ग्रुप्स क्या होंगे, 2 डाइअमाइन ग्रुप्स मौजूद होंगे। इस तरफ भी अमाइन ग्रुप होगा, इस तरफ भी अमाइन ग्रुप होगा, तो आपके पास क्या बन गया, हेक्सामिथाइलीन डाइअमाइन। अच्छा, इसका ये एक मोनोमर हो गया। दूसरा मोनोमर कौन सा मिलेगा कि वाटर मॉलिक्यूल भी निकल जाए और आपके पास क्या है, वो जोड़ते चले जाएं। तो एडापिक एसिड, और दूसरा क्या है आपके पास, एडिपिक एसिड, या फिर उसको कह सकते हो, दो नाम हो सकते हैं हर चीज के, ठीक है। एक होता है आपके पास कौन सा कॉमन नेम होता है और दूसरा IUPAC नेम होता है। ये दोनों जो है वो उसके कॉमन नेम्स हैं, ठीक है। और ये 1,6 जो लिखा हुआ है हेक्सेन डाइओइक एसिड, आप लोगों के पास जो है वो इसके IUPAC नेम है। एडिपिक एसिड आपके पास कॉमन नेम है और हेक्सामिथाइलीन डाइअमाइन आपके पास कॉमन नेम है। तो मैंने इन दोनों के कॉमन नेम्स को मेंशन कर दिया। एडिपिक एसिड ये हो गया, एडिपिक एसिड का एक और नाम कह सकते हो मिथिलीन टेट्रा, ठीक है, टेट्रा मिथाइलीन डाइओइक एसिड, ठीक है। डाइओइक का क्या मतलब होता है, कार्बोक्सिलिक को हम ओइक एसिड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाई है ना,
तो डाई एक ये हो गया, दूसरा आपके पास ये हो गया, तो हमने इसको डाइओइक एसिड के नाम से कह दिया। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। मैंने बोला कंडेंसेशन पॉलीमर का जो है ये मिक्सचर है, तो यानी कि इधर से ये दो H मौजूद हैं, सही। जैसे मैं यहाँ बना देती हूँ, एक H किसका है, अमाइन का, इधर हो गया N, और ऊपर एक और लगा हुआ है इसके H, ठीक है। इस तरह से N के साथ दो H लगे हुए, इसी तरह N के साथ दो H लगे हुए, और दूसरी तरफ देखो क्या बना हुआ है आपके पास, कार्बन, यानी कि ये कार्बोनाइल ग्रुप ऑक्सीजन, ठीक है। और क्या चीज मौजूद है आपके पास इस तरफ, OH, ऐसा है। अब देखो इसमें से जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगी तो मेरे पास ये वाटर निकल रहा है, H2O, ठीक है। जब वाटर निकल जाएगा तो मेरे पास क्या चीज बन गई, इस कार्बोनाइल के साथ, देखो इस कार्बोनाइल के साथ सिर्फ NH जुड़ गया और क्या चीज निकल गई, वाटर निकल गया। कार्बोनाइल ये C डबल बॉन्ड O के साथ NH जुड़ गया और क्या चीज निकल गई मेरे पास से, वाटर निकल गया, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, इसी तरह के डिफरेंट मोनोमर्स मिलते चले जाएंगे और आपके पास एक न्यू लॉन्गेस्ट चेन बनती जाएगी पॉलीमर की, ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नायलॉन 6 इज वेरी यूजफुल फाइबर इन द क्लोथिंग इंडस्ट्री, और ये सबसे ज्यादा जो है वो क्लोथिंग इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा यूज किया जा रहा है। इट इज ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर द क्लाइंबिंग रोप्स, ये रस्सियां बनाने के काम आता है, यानी कि जब आप क्लाइंबिंग माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हो तो उनमें जो है वो आपके पास रोप्स बनाने के, उन रोप्स को बनाने के लिए हेल्पफुल है, यानी मजबूत। पॉलिएस्टर की फॉर्मेशन कैसी होगी, ट्राइलीन पॉलिएस्टर, ये आपके पास ये भी एग्जांपल में आ जाता है कंडेंसेशन पॉलीमर। आप लोग दो एग्जांपल्स पढ़ोगे, कंडेंसेशन पॉलीमर्स की भी और एडिशन पॉलीमर्स की भी। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में ये दूसरी टाइप हम पढ़ रहे हैं, ट्राइलीन, इसको ट्राइलीन कहेंगे या फिर इसे पॉलिएस्टर कहेंगे, ठीक है। नायलॉन 6 पढ़ लिया, पॉलिएस्टर का कपड़ा ये, और नायलॉन 6। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल है। इसमें क्या लेते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल लेते हैं, इसका भी कॉमन नेम IUPAC नेम ये मौजूद है, और कॉमन नेम इसका हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल, और दूसरा कॉमन नेम हो गया इसका टेरिफ्थैलिक एसिड। ये दो आपके पास जो है वो इसके नाम हो गए, और ये आपके पास बेंजीन 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसका IUPAC नेम हो गया। बोथ मोनोमर्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ईस्टर लिंकेज। ईस्टर लिंकेज क्या होती है स्टूडेंट्स, RC डबल बॉन्ड OR, ये हो गई ईस्टर लिंकेज, यानी कि इस लिंकेज के तौर पे कार्बोनाइल के बाद O ग्रुप होना मौजूद है। इस लिंकेज के थ्रू क्या होता है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब देख लो, ये हो गया आपके पास इथेन 1,2-डाइओल, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल 1,2-इथेन डाइओल, यानी कि क्या कह सकते हो, इथेन के मॉलिक्यूल होंगे, दो इथेन के मॉलिक्यूल। इथेन क्या होता है, दो कार्बन का होता है, ठीक है। इथेन हो गया, उसके साथ डाइओल, 1 पे भी OL ग्रुप लगा हुआ है और 2 पे भी OL ग्रुप लगा हुआ है। OL ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट्स, OH, अल्कोहल। OL ग्रुप क्या होता है, अल्कोहल। 1 पे भी OH ग्रुप लगा हुआ है और दूसरे कार्बन पे भी OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब देखना दूसरा क्या मॉलिक्यूल लिया है इन्होंने, मोनोमर जो लिया है वो लिया है बेंजीन 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी बेंजीन होगा, इससे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, और ये हो गया चौथा कार्बन। ये 4 कार्बन हो गए। पहले पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, दूसरे पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH। अब इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स को आप देखो, इसके साथ यहाँ वाले पे OH लगा हुआ है, इधर H लगा हुआ है, यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और क्या लिंकेज बन जाएगी, ये वाले O के साथ C डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा। देखो ये वाले O के साथ यहाँ पर जो अल्कोहल का O बचा था, H, तो H, इसका OH और इसका H, ये दोनों निकल गए, पीछे बचा O और कार्बोनाइल। ऐसा ही कार्बोनाइल और O की जो लिंकेज है हमारे पास वो क्या कहलाती है, ईस्टर लिंकेज कहलाती है। ऐसा ही है, अब ये बन गई आपके पास ईस्टर, ठीक है। R, ये हो गया आर्गो, O, C डबल बॉन्ड O R, बन गई ईस्टर लिंकेज। तो ईस्टर पॉलीस्टर का मतलब क्या होता है, बहुत सारे ईस्टर लिंकेजेस बनते जाएंगे, ईस्टर ग्रुप बनता जाएगा और आपके पास क्या चीज बन जाएगी, पॉली ईस्टर ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया पॉलीस्टर का कपड़ा कैसे बना जाएगा, और ये बहुत सारे होंगे, ये सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है, ये कंटिन्यूअसली इसी के एंड पे ज्वाइंट होते चले जाएंगे, इधर से भी ये ज्वाइंट होते चले जाएंगे और एक बहुत लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग फाइबर बन जाएगा।
नेक्स्ट इंडस्ट्री हमारे पास प्लास्टिक इंडस्ट्री आती है। हम इसे थोड़ा सा यूज पढ़ लेते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन, और इसे डिटेल्ड में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। प्लास्टिक इंडस्ट्री हमारे पास होती है, प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक पॉलीमर्स फॉर्म बाय द एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर्स। प्लास्टिक्स में भी आपके पास ऐसे मोनोमर्स मिलते चले जाएंगे कंटिन्यूसली, और एक लॉन्ग चेन जो है वो आपके पास पॉलीमराइजेशन के थ्रू एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, और इसे हम सिंथेटिक पॉलीमर कह सकते हैं, यानी कि जो ह्यूमन मेड हो, इंसान बनाए, ठीक है। और ये दो तरीके से बन सकती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू। इंशाल्लाह अब हम इसे जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया प्लास्टिक का थोड़ा इंट्रोडक्शन, और बाकी आप लोग भी इसे पढ़कर थोड़ा सा रखिएगा, ठीक है।